हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं व्यापम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सर्विंग सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे पॉइंट टू द पॉइंट, और हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया था, इन सम ऑफ द मॉडर्न थियोडोलाइट द इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप हैव एडिटिव कांस्टेंट इक्वल टू। मॉडर्न थियोडोलाइट मतलब यहाँ पर बात कर रहा है वो टेक्योमीटर की। किसकी बात कर रहा है गाइज? कि जो टेक्योमीटर होता है उसमें एडिटिव कांस्टेंट किसके बराबर लेते हैं हम? एडिटिव कांस्टेंट कहाँ पर यूज होता है? जब टेक्योमीटर के थ्रू में स्टाफ रीडिंग के थ्रू में डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच की फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तब हम लेते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एफ अपॉन आई इंटू स्टाफ रीडिंग प्लस एफ प्लस डी एडिटिव कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो टर्म है एफ प्लस डी, इसको हम बोलते हैं एज अ एडिटिव कांस्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं गाइज आप? एडिटिव कांस्टेंट। और ये जो टर्म्स हैं एफ अपॉन आई, इस टर्म्स को बोलते हैं आप मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो आपसे पूछा है कि एडिटिव कांस्टेंट कितना लेते हैं हम, तो एडिटिव कांस्टेंट आप यहां पर कंसिडर करते हैं गाइज 0। कितना कंसिडर करते हैं? 0। और मल्टीप्लाई कांस्टेंट कंसिडर करते हैं आप 100। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा आपका? 0। ऑप्शन नंबर बी आपका सही कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर, इफ W इज द वेट ऑफ चेन, L इज द स्पान एंड P इज द टेंशन आर पुल। मतलब आप चेन को पुल कर रहे हैं तो वो फोर्स कितना लगा रहे हैं आप? P फोर्स लगा रहे हैं। एंड देन द सेग करेक्शन ऑफ चेन लाइन विल बी। तो सेग करेक्शंस कितना होगा आपका? तो ये बेसिक सा फार्मूला आपका सेग करेक्शंस का, W स्क्वायर L अपॉन 24 P स्क्वायर। W स्क्वायर L अपॉन 24 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड क्वेश्चन पर मूव करें, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि द बैक साइड and foresight and foresight distance are kept equal leveling observation, then the effect of both refraction and earth curvature will be। यहां पर ध्यान दीजिएगा गाइज, आपसे बोल रहा है कि if the back side and foresight distance are kept equal, दोनों को अगर मुझे क्या करना है? इक्वल करना है। तो उन दोनों को रेफरेंस में कितना लेंगे आप? किसके इक्वल रखेंगे? कौन सा? रिफ्रैक्शन करेक्शन और कर्वेचर अर्थ का करेक्शन दोनों क्या रहेगा आपका? तो किसके बराबर आएगा आपका? 0 के बराबर। किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। और अगर हम नॉर्मल कर्वेचर की बात करें, सीसी की बात करें या कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तो वो होता है आपका 0.06735 डी स्क्वायर इन किलोमीटर होता है। मतलब डी आपका मीटर किलोमीटर में रखते हैं और वैल्यू आपको मीटर में मिलती है। बट अभी आपका आंसर रहेगा कि अगर आपको बैक साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग दोनों को आपको क्या रखना है? इक्वल रखना है। तो बैलेंसिंग करने के लिए रिफ्रैक्शन और अर्थ का कर्वेचर दोनों के पोजीशंस के लिए करेक्टर इफेक्ट कितना रखना पड़ेगा आपको? 0। बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो आपसे पूछा गया है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिकल पर्पस के रिगार्डिंग भी। अगर आप कहीं फील्ड वर्क पर जाते हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? बेनिफिशियल रहेगा। क्या है क्वेश्चन? कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड फॉर फिक्सिंग आर्बिटरी डायरेक्शंस। जब हम ये कंपास सर्विंग करते हैं और आर्बिटरी डायरेक्शंस यूज करते हैं, मतलब आर्बिटरी मेरिडियन यूज करते हैं, तो कौन सा रेफरेंस पॉइंट हम ले लेंगे आर्बिटरी मेरिडियन में? जनरली हम कौन सा जीएम लेते हैं या ट्रू मेरिडियन लेते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन या फिर ट्रू मेरिडियन, और एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक कंपास के रिगार्डिंग जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। बट यहाँ से बोला गया है आर्बिटरी, मतलब एक टेम्पररी वर्क के लिए या आर्बिटरी या छोटे वर्क के लिए हम आर्बिटरी डायरेक्शंस लेना चाहें, तो इन चार ऑप्शंस में से, दिए गए ऑप्शंस में से किसको हम आर्बिटरी डायरेक्शंस या आर्बिटरी मेरिडियन यूज करेंगे? तो गाइस अगर हम बात करें मूविंग ट्रेन की, तो चलती हुई ट्रेन को तो हम यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रेफरेंस मतलब आपका कैसे, वो डिस्टर्ब होती जाएगी, आगे पीछे होती जाएगी। मूवेबल है, रिवर भी आपका मूवेबल है, तो वो तो डिस्टर्ब होता रहेगा। तो ये सी पॉइंट और डी पॉइंट ये दोनों हम कंसिडर नहीं करेंगे। और जो रोड है आपका, हमको चाहिए डायरेक्शंस। क्या चाहिए मुझे? डायरेक्शन। और रोड आपका जैसे जैसे मूव हो रहा है, तो कौन सा पॉइंट ले इसमें से कि इस डायरेक्शन से, मतलब इस रोड के किस पॉइंट पर आप डायरेक्शंस बताएंगे?
इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के, तो ये थोड़ा सा आपका इरेगुलर हो जाएगा, तो ये भी आपका पॉइंट क्या हो जाएगा गाइज, कैंसल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बचा है मेरे पास कौन सा, आपके पास ऑप्शन कि टॉप ऑफ चिमनी, जो चिमनी रहेगी उसी के रेफरेंस में हम क्या ले लेंगे, कि जो चिमनी रहेगी वो उसके रेफरेंस में मैं बोल दूंगा कि ये मेरा आर्बिटरी मेरिडियन या आर्बिटरी डायरेक्शन शो कर रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर गाइस हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, तो 5th नंबर का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चंस हमारे कौन से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ हैं वो भी हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। नेविगेट इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको यहाँ पर जितनी भी पीडीएफ होंगी हमारे प्रीवियस ईयर की, वो डिटेल्ड पीडीएफ के साथ में हम वहाँ पर शेयर कर देंगे। यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें हम, तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कंप्यूट एरिया ऑफ इरेगुलर शेप मार्क्ड ऑन पेपर इज नोन एज, मतलब आपकी किसी ड्राइंग शीट के ऊपर गाइस एक प्लान एरिया है कोई सा, और वो कौन सा है, इरेगुलर शेप में है कुछ। इस प्लॉट का मुझे क्या चाहिए, एरिया फाइंड आउट करना है। ये है आपका ड्राइंग पेपर। तो इस प्लान का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए कि कितना रहा होगा। तो ये मैं फाइंड आउट करता हूं किसके थ्रू गाइस, प्लानिंग मीटर के थ्रू। किसके थ्रू, प्लानिंग मीटर। तो ये भी क्लियर है हमको। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस पर बढ़ें कि द हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ, किसका नक्शा बनाने के लिए हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे का उपयोग करते हैं। यह हाइड्रोग्राफिक सर्वे किसका नक्शा बनाने के लिए हम, किस चीज का या किस तरह के सर्वे के लिए हम उपयोग करते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे आपका उपयोग होगा गाइस, ये तो पता ही है हमको, लार्ज बॉडीज, कौन सी वाटर बॉडीज आपकी जो होती हैं, जैसे समुद्र का सर्वे करना है, बड़े बड़े डैम का सर्वे करना है, रिजर्वोयर का सर्वे करना है कि उसमें पानी कितना है, समुद्र की गहराई कितना, मतलब गहराई मतलब समुद्र के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, पॉन्ड का वॉल्यूम कितना होगा, रिजर्वोयर का वॉल्यूम, तो ये फाइंड आउट करेंगे, उसके डेप्थ कितना होगा उसके रिगार्डिंग। तो ये हम किसके थ्रू सर्वे में बताएंगे, आपके हाइड्रोग्राफिक सर्वे के थ्रू। क्लियर है? हेवनली बॉडीज का सर्वे करना हो तो हेवनली बॉडीज के लिए हम करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। कौन सा करते हैं गाइज, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। कौन सा करेंगे गाइस आप, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। और अगर आपको माउंटेनस रीजन के लिए करना है तो उसके लिए तो आप करते हैं कौन सा, टॉपोग्राफिक सर्वे, कि उस रीजन की, उस एरियाज की टोपोग्राफी क्या है, या पर्टिकुलर सिर्फ एक माउंटेन का करना है तो वहाँ पर फिर हम कंटूर सर्वे भी करते हैं अगर वर्टिकल मेजरमेंट करना है तो। और बात करें अगर हम क्लाइमेटिक सिस्टम्स की, जिसके लिए हम करेंगे जियोग्राफिक सर्वे या क्लाइमेटिक सर्वे। जियोग्राफिक सर्वे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पर मूव करें हम 7th नंबर पर, तो इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स लाइंग ऑन अ कंटूर इज कॉल्ड, जो आपके कंटूर के ऊपर लाई करेंगे, इफ द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाई पॉइंट्स लाइंग ऑन अ कंटूर इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटरिंग, वर्टिकल कंट्रोल, रेंजिंग, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। तो सेंटरिंग तो क्या होता है, सेंटरिंग हमारा यूज होता है जब हम लेवल करते हैं, जब इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं तब उसको हम सेंटरिंग करते हैं। तो सेंटरिंग तो होगा नहीं, आपका वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट कहलाएगा आपका, कि आइडेंटिफाई करना है आपको डायरेक्ट मेथड के थ्रू कंटूरिंग में, कि इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स लाइंग ऑन अ कंटूर, किसी पर्टिकुलर कंटूर पॉइंट पर, जैसे ये अलग अलग कंटूर इंटरवल पर आपके कंटूर बना हुआ है, तो आपसे बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है,
इन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाई पॉइंट्स लाइंग ऑन द कंटूर कॉल्ड एज। ये इन पॉइंट पर जो एक कंटूर लाइन पर या कंटूर मैप पर जो पॉइंट लाई करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंट्रोल। क्योंकि ये जो रेड कलर की लाइन है वो क्या बता रही है आपको, वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट बता रही है कि हर एक पॉइंट कितने इतने डिस्टेंस पर है, कितने हाइट पर हैं। तो ये हर एक पॉइंट आपके क्या बता रहे हैं, वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट की। जैसे ये आपका कोई सा शिखर है पहाड़ी के ऊपर, तो वो शिखर का क्या बता रहा है कि वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट, मतलब ये अगर इंटरवल आपने 2-2 मीटर का ले रखा है तो ये अगर 4 मीटर पर था तो ये कितने पर आएगा, 6 मीटर। तो आप क्या बोल दोगे कि इससे 2 मीटर ऊपर पर ये वाला शिखर है। किससे है, तो कि जैसे ये P है और ये Q है, तो आप बोल दोगे कि P से Q कितना ऊपर है, कि 2 मीटर ऊपर पर है। अगर आपने 2 मीटर का इंटरवल लिया है और सेकंड जस्ट आपका इंटरवल कौन सा है, Q पॉइंट आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंट्रोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन ऑप्टिकल स्क्वायर द टू सिल्वर्ड एंड अनसिल्वर्ड, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहां पर सिल्वर्ड है, क्लियर जी, ध्यान रखिएगा। In optical square, the two silvered and unsilvered glass is fixed, making an angle of to each other। जो प्रिज्म होता है आपका, उसमें एंगल को मेकिंग करने के लिए हम कितना एंगल यूज करेंगे, तो कितना एंगल रखेंगे आप इन दोनों के बीच में, 45 डिग्री का एंगल रखेंगे। कितने का, 2 प्रिज्म के, क्योंकि प्रिज्म में आपका डबल एंगल बनता है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है तो उसके लिए 2 प्रिज्म के बीच में जो आपके जो ग्लास रहेंगे, सिल्वर्ड ग्लास, उनको हम कहां पर रखेंगे, उन सिल्वर्ड ग्लास को हम रखेंगे कहां पर, 45 डिग्री पर। तो क्लियर है गाइस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन कंटूर लाइंस, वेली लाइंस एट, जो कंटूर लाइंस होती हैं वो वेली लाइंस को कैसे कट करती हैं। ये जैसे मान लीजिए कि वैली आपकी है और इसमें थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, वैली मीन्स खाई। तो ये अगर वैली है, इस वैली पर मैं कंटूर बनाऊंगा तो कंटूर कहां पर आएंगे आपके, इसके सरकमफरेंस के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये से कंटूर बनेंगे आपके, ये कंटूर। तो इन्हीं सभी को क्या बोलेंगे आप, ये कंटूर है। तो ये कंटूर आपके, ये कंटूर लाइंस, वेली लाइनें जो हैं उन एक दूसरे को कैसे क्रॉस कर रही हैं, तो एट 90 डिग्री पर ये गाइस क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस कर रही हैं, 90 डिग्री पर। कैसे क्रॉस करेगी गाइस, कंटूर लाइन वेली लाइंस को 90 डिग्री पर क्रॉस करेगी। तो ये भी ध्यान रखें हम। यहां से कंटूर मतलब सर्वेइंग वगैरह से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेट आउट अ राइट एंगल टू द चेन लाइन इज कॉल्ड एज। अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट जो जिससे मैं राइट एंगल का सेट आउट करवाना चाहता हूं, किसके थ्रू, चेन लाइन पर, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, प्लास्टर लेथ यूज करूंगा क्या मैं, तो प्लास्टर लेथ से तो हम मार्किंग करते हैं। इट्स यूज्ड फॉर किसके लिए, मार्किंग द लाइन। क्लियर है। प्लम्बो फॉर वर्टिलिटी, ये यूज करता हूं मैं किसके लिए, वर्टिलिटी मैनेज के लिए या फॉर वर्टिलिटी के लिए। लाइन रेंजर यूज करते हैं किसके लिए आप, ये आप कमेंट करके बताइए। लाइन रेंजर किसके लिए यूज करते हैं, ये आप कमेंट करके आंसर बताइए। और जो क्रॉस स्टाफ होता है वो दिखता है आपको ऐसा प्लस जैसा, किसके जैसा, प्लस के सिंबल के जैसा, और वो यूज करता हूं मैं किसके लिए गाइस, वो यूज करता हूं मैं परपेंडिकुलर सेट आउट करने के लिए, किसमें, चेन लाइन में। तो लाइन रेंजर किसका
लाइन रेंजर का उपयोग क्या है ये आप कमेंट करके बताइए। क्रॉस स्टाफ का यूज़ करते हैं हम परपेंडिकुलर सेट आउट करने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये जैसे आपका थोड़ा सा स्टाफ रहता है, क्रॉस स्टाफ, ये ट्राइपॉड है इसका स्टैंड। ये वर्टिकल सेट, ये क्या रहते हैं, हॉल रहते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये परपेंडिकुलर आपको क्या दे देता है गाइस, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर, जैसे ये 2 पॉइंट हैं, इस लाइन के रिस्पेक्ट में आप मेज़र करेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट आपको जैसे मेजरमेंट करना है तो परपेंडिकुलर आपको सेट आउट करवा देंगे। नेक्स्ट द सिम्पसन रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया। जो इरेगुलर टोपोग्राफी या इरेगुलर प्लान्स होते हैं आपके, उनके एरियाज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अलग अलग ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन रूल्स हैं। तो सिम्पसन रूल आपका कब फॉलो होता है, तो ये आपसे पूछना है कि द सिम्पसन रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरियाज इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ ऑफसेट्स आर, जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स या नंबर ऑफ ऑफसेट्स रहें वो किस ऑर्डर में है, 2 रहें, 3 रहें, इवन रहें या ऑड रहें। तो क्या है रूल इसका, सिम्पसन रूल में नंबर ऑफ जितने भी नंबर हो, जरूरी नहीं कि 2 ही रहें या 3 रहें, बट वो ऑड होने चाहिए। संख्याएं कितनी होनी चाहिए ऑर्डिनेट की, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे कुछ ऑर्डिनेट होने चाहिए आपके, तो वहां पर ये सिम्पसन रूल आपका सही तरीके से यूटिलाइज हो पाएगा। क्लियर है? इसका आंसर गाइस होगा हमारा कौन सा, कि सिम्पसन रूल फॉलो करता है आपका ऑड ऑफसेट के लिए। इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू कैरी आउट वर्क फ्रॉम, सर्वे का सबसे पहला सिंपल सा प्रिंसिपल है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अगर हम सर्वे करते हैं या सर्वे करना चाहते हैं, तो जो मुझे ध्यान में होना चाहिए। तो क्या ध्यान में होना चाहिए गाइस हमको, कि सर्वे हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका और सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है आपका कि वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, पूरे एरिया को या रीजन को मैं क्या करूंगा, एज अ क्लोज्ड लूप में मैं सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन फिर उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में सिलेक्ट करते हुए सर्वे करूंगा। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पार्ट में सर्वे किया और लार्ज में जाके उन सभी को कंबाइन कर दिया। पूरे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिर छोटे छोटे पार्ट का हम सर्वे कर सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो प्रीवियस ईयर में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट काउंट ऑफ द लेवलिंग स्टाफ। अब अगर ये हमको नहीं भी पता हो अगर स्टूडेंट्स को, तब भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हो यहाँ से। जैसे लिस्ट काउंट मतलब होता है छोटी से जो वैल्यू हैं, जो आपका स्टाफ रहेगा गाइज, ये जो आपका स्टाफ रहेगा ये छोटी से छोटी कितनी वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेता है। जैसे ये से कुछ है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मीटर, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 1.10, इसका मतलब क्या है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 10 सेंटीमीटर नहीं लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 50 सेंटीमीटर लिखा है, तो मतलब 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, इसके बीच में क्या डिस्टेंस है, ये 50 सेंटीमीटर की या 20 सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर की, ऐसी कुछ डिस्टेंसेस है। तो यहाँ पर छोटी से छोटी वैल्यू आप 1 mm या 2 mm को मेजरमेंट नहीं कर पाते हो। तो छोटी से छोटी जो वैल्यू होती हैं वो होती हैं आपकी कौन सी, जनरली एक नॉर्मल 5 mm है। कितना कर सकते हैं गाइस हम, 5 mm। तो ये होगा ऑप्शन आपका 5 mm। अब यहाँ पर देखें जैसे 0.5 मीटर, 0.5 मीटर को अगर आप यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 500 mm। क्लियर? और इसको अगर हम mm में करें तो 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं, तो मतलब ये आपका 5 mm बन रहा है। तो ये ऑप्शन मैम ने जो जिसने भी टाइप किया है थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत कर दिया है, क्योंकि ये दोनों यूनिट सही हैं, इसीलिए मैं आपको ये ऑप्शंस वापस क्लिक करवा रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, 50 mm।
और ये होगा आपका 5 mm। क्लियर है? तो आपका लोवेस्ट काउंट या सबसे कम से कम कितना काउंट कर सकते हैं हम, तो 5 mm। तो दोनों ऑप्शन में 5 mm है, वो जरूर यहाँ पर आके लिखा होगा आपका 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ ऑप्शंस में रहा होगा, बाय मिस्टेक वो इतना सा गलती से टाइप हो गया। आंसर रहेगा हमारा 5 mm लिस्ट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स इन अ स्टेडिया डायाफ्राम इज। डायाफ्राम जो होता है आपके लेंस में, लेंस मतलब क्या होता है कि जहां पर आपको जो स्टाफ आपके ग्राउंड पर हैं उसकी रीडिंग आपके लेंस के अंदर दिखती है, आपके कैमरे के अंदर दिखती है, आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर दिखती है। तो वहां पर जो रीडिंग किसके ऊपर पढ़ूं मैं, तो रीडिंग पढ़ने के लिए जो जगह होती हैं तो रीडिंग किसके ऊपर आती है आपकी गाइज, तो वो आती है इस डायाफ्राम के ऊपर। तो इस डायाफ्राम में बोल रहा है कि क्रॉस वायर्स कितने होते हैं हॉरिजॉन्टल में। तो गाइज एक जो नॉर्मल आपका डायाफ्राम होता है उसमें यह होते हैं 2 वर्टिकल हेयर्स। क्या होते हैं? वर्टिकल हेयर्स। अब ये बोलना पड़ेगा क्या कि 2 होते हैं, सामने दिख रहे हैं कि 2 आपके तार होते हैं। वायर्स मतलब ये छोटे से फाइन से घोड़े, हॉर्स वायर्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये घोड़े के बाल के जनरली बनते थे, अब तो जनरली स्टील या वायर्स के बनते हैं, जैसे नॉर्मल वायर्स के, फाइन वायर्स के, एल्यूमिनियम या सिल्वर वायर्स के। तो वर्टिकल हेयर्स रहेंगे। अब ये वर्टिकल हेयर्स किसके यूज़ करते हैं कि स्टाफ आपका वर्टिकल रहें, स्टाफ जो रहें वो स्टाफ आपका एकदम एज अ वर्टिकल दिखें। जो आपका स्टाफ को होल्ड करके रखा होगा स्टाफ मैन, तो उसको आप अगर वो ऐसे करके रखा है, जैसे उसने स्टाफ को पकड़ के रखा है ऐसे रखा है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, वो इंक्लाइन दिखेगा। इस इंक्लिनेशंस को वर्टिलिटी में या परपेंडिकुलर करना है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल लाएंगे इसके। तो यहाँ पर हम क्या लेकर आ जाएंगे उसके पैरेलल। तो वर्टिलिटी मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्टिकल हेयर्स का। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें गाइस हम यहाँ पर, तो आपके होते हैं हेयर्स जहाँ पर रीडिंग पढ़ते हैं हम। तो जनरली एक होता है आपका सेंट्रल हेयर जो होता है लॉन्ग, इसको बोलते हैं सेंट्रल हेयर। इसके ऊपर आपकी रीडिंग क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। स्टाफ की रीडिंग यहाँ पर आएगी, जैसे 1.5 दिख रहा है तो मतलब आप बोल देंगे कि 1.5 मीटर आपकी स्टाफ रीडिंग है, स्टाफ का लेवल बता रहे हैं आप। तो ये स्टाफ रीडिंग किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे आप, सेंट्रल हेयर। कभी कभी क्या होता है, या फिर जब मैं टेक्योमेट्रिक सर्वे करता हूँ, मुझे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मापना हो, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं 2 रीडिंग के बीच का डिफरेंस, और उसके लिए हम पढ़ते हैं अपर स्टेडिया रीडिंग और लोअर स्टेडिया रीडिंग। नाम सुना होगा आपने अपर स्टेडिया रीडिंग और लोअर स्टेडिया रीडिंग। तो वो कुछ नहीं है, वो वायर्स के आपके पॉइंट्स हैं। वो क्या है गाइस आपके, कि ये एक आपका वायर्स रहेगा यहाँ पर, और एक इस सेंट्रल हेयर के एक अपर पॉइंट में रहेगा और एक लोअर पॉइंट में रहेगा। इनको बोलते हैं हम स्टेडिया, क्योंकि स्टेडिया कंसेप्ट के थ्रू बेस्ड है, या स्टेडिया मेथड जो टेक्योमीटर में यूज करता हूँ, तो इसको हम स्टेडिया वायर्स भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपर स्टेडिया हेयर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप लोअर स्टेडिया हेयर। क्लियर है? तो अब आप खुद समझ गए होंगे गाइस कि टोटल कितने हो गए हमारे पास। इन तीनों को आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हेयर्स। कितने हैं आप खुद ही कमेंट करके बता देंगे आप कितने हैं, 3 होते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिए। अब इसके रिगार्डिंग जो रीडिंग आएगी उसको लोअर स्टेडिया रीडिंग बोलेंगे, यहाँ पर जो रीडिंग आएगी उसको अपर स्टेडिया रीडिंग, और सेंट्रल के रिगार्डिंग आएगी वो सेंट्रल या एक कॉमन रीडिंग या नॉर्मल स्टाफ रीडिंग कहलाती हैं। और इसी को बोलते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट भी इसी को बोलते हैं, स्टाफ इंटरसेप्ट। स्टाफ इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पर ये हेयर उस रीडिंग को, स्टाफ को इंटरसेप्ट कर रहा है, वो वाली रीडिंग स्टाफ इंटरसेप्ट कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस पर बढ़े, इफ द होल सर्कल बियरिंग इज 3 to 7 डिग्री 24 मिनट देन द रिड्यूस्ड बियरिंग इज, कौन सी रहेगी आपकी। यहाँ से गाइज देखो कुछ टॉपिक हैं आपके, कि एक तो आपका बेसिक का जो सर्विंग वाला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन वाला बेसिक का जो फंडामेंटल सर्विंग, वहाँ से क्वेश्चन फिक्स आता है। एक कंटोर और एक कंपास, थियोडोलाइट और लेवलिंग वाला जो टॉपिक है, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स्ड रहते हैं, हमेशा आते ही आते हैं। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका आगे 24 सितंबर, या जब भी अगर एक्सटेंड भी होती हैं, जब भी आपकी एग्ज़ाम होती हैं, तो उसमें आपके इन टॉपिकों से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने के बिल्कुल चांसेस हैं। 3 टॉपिक को हम छोड़े नहीं, और जहाँ से बनेंगे सारे क्वेश्चंस हम क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ से क्या पूछा गया है कि इफ़ द होल सर्कल बियरिंग इज 3 to 7 डिग्री 24, किससे मापा होगा। अब जैसे क्वेश्चंस कैसे पढ़ने चाहिए हमको,
जैसे WCB है मतलब होल सर्कल बियरिंग, ये क्वेश्चंस कहाँ से मतलब किस कंपास से हमने मेजर किया होगा, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि WCB हमने प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर किया होगा। तो WCB में आपको दिया हुआ है कितना 327 डिग्री 24 मिनट। मुझे चाहिए यह RB में या QB सिस्टम में, किस में चाहिए, RB में या फिर QB सिस्टम में, क्लियर है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में। तो अगर गाइस हम यहाँ पर बात करें WCB में मैं वर्क करता हूँ जनरली कहाँ से, नॉर्थ डायरेक्शन से। तो ये जो लाइन की बात कर रहे हैं आप, ये जो 327 डिग्री, तो ये आई होगी 90 डिग्री, 180, 270 और ये 300 और कहीं पर यहाँ पर ये 327 डिग्री रहा होगा। और यहाँ पर आपकी स्टाफ रीडिंग रही होगी कितना, सॉरी आपका कौन सी कंपास रीडिंग का 327 डिग्री 24 मिनट। आपसे पूछ रहा है वो QB कितना रहेगा इसका, तो QB कितना रहेगा इसका, तो ये आपसे पूछा है QB या फिर RB बोले आप, तो कितना रहेगा आप खुद ही बता सकते हैं आप। तो ये पूरा सर्कल मतलब ब्लैक और जो ग्रीन बाउंड्री है दोनों मिलकर कितना है 360। तो 360 में से आप क्या कर देंगे, (327 डिग्री 24 मिनट माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा गाइस, आपका आंसर रहेगा आपका 6, 3 एंड देन डिग्री 7 मतलब 9, 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 360 है ना 6, 32 डिग्री अप्रॉक्स, 32 डिग्री 36 मिनट 36 सेकंड, क्लियर है। और कहाँ पर कौन से डायरेक्शंस में क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि RB या जो QB में होता है उसमें आपको क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। तो ये रहा मेरा ईस्ट और ये रहा वेस्ट, कौन से क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ में और वेस्ट में। तो ये रहा नॉर्थ और ये रहा आपका वेस्ट, कौन सा आंसर रहेगा आपका, नॉर्थ वेस्ट, ए आंसर, क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर आपका जो अगर 16 की बात करें, क्या पूछा था आपसे कि रिवर्स कर्व इज अ टाइप ऑफ, कौन से टाइप ऑफ कर्व में हम यूज करते हैं। जनरली 2 टाइप के आपके कर्व होते हैं। कर्व कितने टाइप के होते हैं गाइस हमारे, 2 टाइप के। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कर्व और सेकंड होते हैं आपके वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं आपके जब ट्रैफिक की डायरेक्शन चेंज करना हो। कहां पर यूज करूंगा मैं, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। और ये वर्टिकल कर्व यूज करते हैं जब आपका ग्रेडियंट चेंज हो रहा हो। क्या चेंज हो रहा हो, आपका मूवमेंट का ग्रेडियंट या आपका लेवल चेंज हो रहा हो, तब हम आपका कहां पर वहां पर डेवलप होगा, वहां पर वर्टिकल आपको कर्व डिजाइन करना पड़ेगा। तो वर्टिकल कर्व डिजाइन करता हूं मैं जब आपका टू चेंजेस इन ग्रेडियंट आर लेवल ऑफ द ग्राउंड। अब बात करें अगर हम हॉरिजॉन्टल कर्व की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कर्व्स यूज करते हैं। जैसे आपके एक नॉर्मल सिंपल सर्कुलर कर्व, 2 कर्व को मिला दिया तो कंपाउंड कर्व। उनके बाद में अगर उनके टाइप ऑफ कर्व की बात करें और आगे, तो अगर आपने 2 अलग अलग कर्व को मतलब 2 सिंपल कर्व को इनके सेंटर के अपोजिट अरेंज कर दिया, 2 सिंपल कर्व को आपने उनके सेंटर के अपोजिट अरेंज कर दिया है, तो ये बनता है आपका कौन सा, रिवर्स कर्व। कौन सा बनता है, रिवर्स कर्व। किसका टाइप हुआ यह, तो रिवर्स कर्व हमारा टाइप हुआ हॉरिजॉन्टल कर्व का। सेग कर्व और समिट कर्व हमारे किसके टाइप हैं, वर्टिकल कर्व्स के टाइप हैं। मतलब वर्टिकल कर्व्स के ही सेग कर्व और समिट कर्व होते हैं। या इसी सेग कर्व को हम बोलते हैं वैली कर्व, जो झुझुले जैसा रहता है। समिट कर्व मतलब जो आपका उभार रहता है उसके ऊपर। तो ये टाइप क्लियर है हमको। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस पे जाएं, तो 17 नंबर पर पूछा था आपसे कि इफ द इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व्ड
as 1.5 meter from a tachometer, the horizontal distance between the tachometer and staff station will be। ये क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एडिटिव कांस्टेंट किया है उसी से बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर आंसर देखें इस क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस क्या पूछा है आपसे कि एक ग्राउंड है और वहाँ पर आपने टेकोमीटर सेट आउट किया है। क्या किया है गाइज? टेकोमीटर सेट आउट किया है। तो ये कर दिया गाइज हमने, टेकोमीटर यहाँ पर सेट कर दिया है। ये हो गया हमारा टेकोमीटर। और यहां पर क्या बोल रहा है कि इफ द इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल स्टाफ इज ऑन ऑब्जर्व, यहां पर है हमारा स्टाफ, ये है स्टाफ। तो क्या बोल रहा है? वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व एज 1.5 मीटर फ्रॉम अ टेकोमीटर, मतलब उनकी जो इंटरसेप्ट की जो रीडिंग है वो कितना है आपका? 1.5 मीटर। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टेकोमीटर एंड स्टाफ स्टेशन, यह कहलाएगा आपका स्टाफ स्टेशन। स्टाफ स्टेशन, जहां स्टाफ रखा है वो स्टाफ स्टेशन, और जहां पर ट्राइपॉड रखा है वो आपका टेकोमीटर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। तो आपसे डिस्टेंस पूछा है कि ये ए बी कितना है, और हम ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ए बी डिस्टेंस बाय यूजिंग टेकोमीटर रीडिंग। तो कैसे निकालेंगे गाइस? तो बराबर डी फॉर डिस्टेंस बराबर कितना निकलेगा? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के बोलते हैं जिसको हम, के इंटू एस प्लस एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस डी, और एस रिप्रेजेंट करता है यहां पर स्टाफ रीडिंग का। अब गाइस यहां पर जो लिखा गया है कि जो डी है, के आपका जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, वो कितना रिकमेंडेड है आपके सर्वेइंग में? 100। और एडिटिव कांस्टेंट जो एफ प्लस डी है, एडिटिव कांस्टेंट वो कितना रिकमेंडेड है? 0। और एस बोलते हैं आप स्टाफ रीडिंग को। जो यहां पर दिया गया है गाइस, कितना आपको स्टाफ रीडिंग मुझे दिया गया है 1.5 मीटर। कितना दिया गया है? 1.5। तो लिख लिया आपने 100 इंटू 1.5 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा? 150 मीटर। कितना हो जाएगा गाइस? 150 मीटर टेकोमीटर और स्टाफ स्टेशन के बीच की दूरी होगी। तो आंसर मीन्स में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो आपसे क्या पूछा गया है कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि 1 नॉटिकल माइल कितना दूर, मतलब कितना आपका डिस्टेंस पर होता है? कितना होता है? 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर के बराबर आपकी होती हैं 1 नॉटिकल माइल। ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में आया है हमारी, तो ये ध्यान में रखें। द कैपेबिलिटी ऑफ अ टेलीस्कोप टू प्रोड्यूस शार्प इमेजेस इज नोन एज, उसकी शार्प इमेज मतलब एक शार्प इमेज मतलब एक तीक्ष्ण मतलब एकदम क्लियर, कि उसकी जो भी इमेजेस हैं उसमें एमएम है तो वो भी दिख जाए आपको। शार्प इमेज बोलते हैं ना कि तरह से सही इमेज लेना यार, फोटो लेना मेरा, तो सही से एक हो जाता है ब्लर, तो ब्लर हो जाता है, उसमें आपको सही दिखता नहीं है। और एक होता है शार्प इमेज। शार्प इमेज मतलब एकदम आपको पूरी पिक्चर्स क्लियर हो जाती हैं। तो शार्प इमेज अगर आपको दिखती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? उस टेलीस्कोप की क्या कहलाती हैं? सेंसिटिविटी। जितना सेंसिटिव होगा उतना सही से
ज़्यादा आपको इसकी क्या मिलेगी, शार्प इमेज। तो द कैपेबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप टू प्रोड्यूस शार्प इमेजेस इज नोन एज सेंसिटिविटी। मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, अपर्चर्स, ये क्या होती हैं आपकी टेक्निकल या फिर उसकी ऑप्टिकल टर्म्स होती हैं टेलीस्कोप की अलग अलग। मैग्नीफाइंग पावर मतलब उसकी इमेज को क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करके बताना, तो मैग्नीफाइंग करना होता है। मैग्नीफाइंग जैसे आपको इतना सा लिखा हुआ 0 दिख रहा है या 10 दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करना है, जूम इन करना है, तो ये आपको इतना बड़ा दिख जाए, तो ये मैग्नीफाई कर दिया आपने। क्लियर है? तो ये कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं। रिजॉल्विंग पावर, अगर कुछ टर्म्स आपको क्लियर नहीं हो रही थी उसको सेपरेट आउट करना है, तो वो आपका रिजॉल्विंग कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है यह, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं मैथ्स में भी काम आते हैं क्वेश्चंस, जब हम जियोमेट्री पढ़ते हैं या जियोमेट्री से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारी ये टर्म्स काम में आ जाती हैं। और बाकी हम बात करें ट्रेवर्सिंग की, तो वहाँ पर भी यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्या है कि इन अ क्लोज्ड ट्रेवर्स पेंटागन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, पेंटागन एक पॉलीगन है, तो उसके जो आंतरिक कोण है, इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम कितना होता है, किसके बराबर होगा। तो गाइज हम जानते हैं कि कोई सा भी एक पॉलीगन हो, उस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का समेशन क्या होता है। तो वी नो दैट समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री, यही होता है। और अगर गाइज हमसे बोल देता हो कि एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो हम क्या करते हैं, माइनस की जगह प्लस लगा देते, तो 2n+4 इंटू 90 डिग्री। अब ये पेंटागन दे, हेक्सागन दे, आपको ऑक्टागन दे, सेप्टागन दे, नेनागन दे, जो भी देन दे आपको, तो आप क्या बता सकते हैं, उसके नंबर ऑफ साइड्स भी बता सकते हैं और उसके नंबर ऑफ इंटीरियर से एंगल से भी बता सकते हैं समेशंस, और नंबर ऑफ पर्टिकुलर रेगुलर पॉलीगॉन के एंगल भी बता सकते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं कि इक्वल साइज के, यस, जिसके सभी कोण बराबर हों। जैसे एक रेक्टेंगल है, आपका स्क्वायर है, ये क्या कहलाते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। पंचभुज है, पंचभुज कौन सा, सम पंचभुज किसको बोलेंगे, जिसकी पांचों भुजाएं बराबर हो और पांचों कोण भी बराबर हो, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। यहां पर बोला गया है कि इंटीरियर एंगल्स के कितने होंगे, n इक्वल टू क्या होता है यहां पर, नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता है गाइस, नंबर ऑफ साइड्स। तो आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा पेंटागन के, तो ये रहा हमारा पेंटागन बना दिया हमने थोड़ा सा, ये पेंटागन। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी यहां पर, तो ये n इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 5-4 इंटू 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 10-4 इंटू 90 डिग्री। अब मुझे क्वेश्चंस के हिसाब से, मतलब ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया है, 6 इंटू 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर देख लेंगे, ऑप्शन मैच कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका यहाँ पर मैच हो रहा है 6 इंटू 90 डिग्री। तो 20 का आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस, आपका ए ऑप्शन। क्लियर है? तो ये हमने सर्वेइंग की जो प्रीवियस ईयर में जो आपके व्यापम में क्वेश्चन आए थे, वो हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।